हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उस चैनल का नाम है न्यू इंडिया स्पीक्स। तो ये अपने इंडियन भाई है, इनको जाके भी आप इनका चैनल चेक कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो बाकी जो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है इस वीडियो का, वो दिया हुआ है सवार शरीफ ऑलमोस्ट क्राइड एट SCO वाइल गिविंग स्पीच, गौतम अदानी सेकंड रिचेस्ट। तो ये इन्होंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर। तो ये पाकिस्तान के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ उनके कोई भी है, उनके क्लिप्स लगा के आपको जानकारी देते हैं कि पाकिस्तानी क्या कर रहा है। तो मैंने भी ये वीडियो अभी तक देखी नहीं है, मेरी निगाह से गुजरी है, सिर्फ टाइटल देख के मैं इस वीडियो पे रिएक्शन देने लगा हूँ। पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में मैं करूँगा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। have hit millions of Pakistanis in those marooned areas. मोदी जी का वहां रहना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट मोदी जी के जाने की वजह से ही प्रोबेबली वह चाइनीज प्रेसिडेंट पहली बार कोरोना से बाहर निकल के आए। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, SCO बड़ा एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए। मोदी जी का अगर आप एड्रेस भी सुने तो उसके अंदर उन्होंने बड़े साफ तौर से बड़ी ग्लोबल पावर की तरह बात करी, कोई छोटी मोटी बात नहीं करी। हमारी इंडस्ट्रियल पावर की बात करी, एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करी। और चाइनीज के सामने बैठ के आप जो है मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, जहां चाइनीज अपने आप को हब समझता था। क्या है कि आप लोग ढीले ढाले तरीके से चलते भी हैं और लगता है कि मीटिंग में वाकई ऊँग रहे हैं। वो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी देखा मैंने। और एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। दोस्तों, गौतम अडानी अब दुनिया के सेकेंड सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। वे अमेजोन के जेफ बेजोस को पीछे कर दुनिया के सेकेंड सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में आ गए हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द भारत का ये बिलियनियर इलोन मस्क को भी पीछे कर दुनिया का नंबर 1 बिलियनियर बन जाएगा। तो चलिए इस पर पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहे हैं कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। ये है चीमा और तारक। मैं ही रिप्लाई कर देता हूँ पहले, तारक जो है वो बाद में करेगा। सुन जी, मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने 1947 के बाद जिहादी पैदा की है, तुम उसमें नंबर 1 हो, टेररिस्ट में तुम नंबर 1 हो, ठीक है। तुम इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि तुमने हिंदू और इंडिया के खिलाफ हेट 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 फैलाई है अपनी कंट्री में, इसलिए नहीं तुम्हारे बिलियनर पैदा हो सके। क्योंकि तुम लोगों ने एड पे जिंदा रहे हो, भीख पे जिंदा रहे हो, 1947 से लेके आज तक तुम भीख पे पल रहे हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इंडस्ट्री तुम नहीं लगा पाए, ऐश प्रस्ती की जिंदगी जी है तुमने फ्री के अमेरिका के पैसे खा के,
और जो अफगानों से तुमने गंद डाला है अफगानिस्तान में, उसके भी पैसे, जो उनके रिफ्यूजी थे उसके भी पैसे तुम लोगों ने खाए हैं। 98 97 से तुम्हें एड मिलनी शुरू हो गई थी अमेरिका से। अमेरिका से क्या, यूएन से मिलती है एड, जो रिफ्यूजी थे उनके लिए, वो भी तुम लोगों ने खाए। ठीक है, ये इस वजह से तुम लिए हैं। तुम मदरसा में पढ़ते हो, तुम जाहिल लोग हो, तुम पोर्किस्तान हो बेसिकली, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे बिलियनियर पैदा नहीं होते, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे अच्छे लोग नहीं पैदा हुए। ये है असली कारण। मोदी जी आज जो बोल रहे हैं, पहली बात तो इंडियन भाइयों, इनको मोदी जी के बिना कोई और इंडिया के बिना इनकी कोई भी डिबेट उठा लो, बिना इंडिया के इनका रोटी पानी चलता ही नहीं है। इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया कैसे कर गया भाई? पत्थर बांधे हैं हमने पेट पे, भूखे सोए हैं हमारे माँ बाप रात को हमें पढ़ाने के लिए। तुम जैसे जहादी पैदा नहीं किए हमने, तो तुम्हारी आज औकात यही है और तुम्हारी औकात जिंदगी में यही रहेगी। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ, आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर ये बोल रहा है कि इंडिया रशिया के करीब था इसलिए तरक्की कर गया। इसकी सोच देखो। ओ भाई, तुम अमेरिका के साथ थे 1947 के बाद, तुम अमेरिका के साथ थे, वो उसके पास पैसा रशिया से ज्यादा था, वो रशिया, उसके पास भी टेक्नोलॉजी थी। तुमने क्या ले लिया उससे? तुमने क्या लिया? सिवाय भीख के तुम लोगों ने कुछ नहीं लिया। ये हमारा दिमाग था कि हम रशिया के साथ थे, हमने अपने दिमाग लगा के उनसे इंडस्ट्री की बात की। तुमने जहादियों की बात की, तुमने रशिया के खिलाफ लड़े। ठीक है, तुम लोगों ने जो गलतियां की है, जो अफगानिस्तान में पंगे डाले हैं, सिर्फ पैसे की खातिर अपने लोग बेचे। ये है तुम्हारा असली सच। ऐसे ही रशिया इंडिया, तुम अमेरिका के साथ थे, तुमने क्यों नहीं तरक्की कर ली? रशिया का नाम ले लिया, रशिया के साथ था इसलिए इंडिया ने तरक्की कर ली। इंडिया ने वैसे भी तरक्की कर लेनी थी, चाहे चाइना के साथ होता, चाहे अमेरिका के साथ होता, चाहे किसी के साथ ना होता, क्योंकि हमारी सोच ही थी हमने तरक्की करनी है। हमने गुलामी देखी हुई है। तुम लोग तो अपने आप को तुम तो गुलाम मानते ही नहीं थे। तुम तो आज भी कहते हो अर्दुगुल तुम्हारे हीरो हैं, और तुम तो आज भी कहते हो कि तुम तो जो मुगल आए थे वो तुम्हारे हीरो हैं। तो तुम तो हीरो हो पहले से ही, शहजादे हो। ठीक है, जवाब दे रहा है ये बंदा। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आम पार्टी एक इतने लार्जर स्केल पर नहीं है, लेकिन पंजाब में आई है, लोग उनको लेकर आए हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत की अच्छी मिसाल ये है आम पार्टी का पंजाब में आना। इसका मकसद ये है कि जमहूरियत डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर। अब उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तो हमारी सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, जिसका मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो वो कहता है मैं मुल्क ही तबाह कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला गया। और क्योंकि उसको सियासी नशोनुमा नहीं है, कौम की सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, लोग जमहूरियत को समझ ही नहीं सके। आज वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार शोर करता है कि शफाफ इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ। कल मरियम नवाज ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सूबा सरहद की असेंबलियों से रिजाइन दो, पंजाब की असेंबलियों से रिजाइन दो, तो इलेक्शन तो मैंडेटरी हो जाएगा फिर। लेकिन वो अनोखा लाडला जो है वो कहता है मैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। अब कल भी उन्होंने अपने जलसे में कहा कि मैं काल दूंगा। काल देने से मुराद यही है कि अटैक ऑन इस्लामाबाद। तो इन वजूहात को। दूसरा मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इकोनॉमीज हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो।
जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहाँ पे आजकल ममालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज है कि आप हुज रनिंग पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज $10 बिलियन हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ दें। I am coming from Pakistan, where floods have devastated ordinary life over there. Millions of people have been displaced. 1,400 people have been killed, including 400 children. And million houses have been partially or completely damaged. I've been in public life for the last 40 years. I have never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan, and of course, by extension, to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need, when millions of people are living under open skies. Stagnant water is giving rise to waterborne diseases. Children getting malaria and diarrhea, temperature, all kinds of diseases have hit millions of Pakistanis in those marooned areas. Great faces sitting on this table, which I know personally have been extremely kind. तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। एक तो इसने ना प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लिश की माँ बहन एक करके रखी हुई थी। आप जिसको जो पढ़ा लिखा है ना उसको तो समझ आ गई है। इसने बोला कि आई हैव सीन विद माई आईज। यार ये ऐसे बोलते हैं जैसे ना पंजाबी या हिंदी के वर्ड होते हैं ना, उसको सेम टू सेम मैंने अपनी आंखों के साथ देखा। ठीक है, उसी को इन्होंने वर्ड उठाए। साथ का मतलब होता है विद, आइज का, आँख का मतलब आइज, वैसे सेम टू सेम उठा के लगा दिए। आई हैव सीन थ्रू माई आइज हो सकता था। ठीक है, विद माई आइज कैसे हो सकता है? ठीक है, आइज तो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के पार्ट है। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे कोई आइज यहाँ पे होगी तो आप अपनी आइज के थ्रू देखते हो। तो चलो खैर, इंग्लिश ये इसको ना मैंने और भी बातें सुनी है कि पता नहीं पाकिस्तानी कहीं कहाँ से नहीं सुनी है मैंने कि इसको ना 14 लैंग्वेज और आती हैं इंग्लिश के सिवाय। और भाई पहले उर्दू अच्छे तरीके से बोलना सीख लो। चलो पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश सबकी माँ बहन तुम लोगों ने एक कर रखी है। आता जाता तुम्हें कुछ भी नहीं है। उधार की चीज़ ली हुई है, उसकी भी माँ बहन एक करके रखी हुई है। लैंग्वेज हमारी लेके उर्दू की ऐसी तैसी फेर दी, पंजाबी हमारी लेके, ठीक है, उसकी ऐसी तैसी फेर दी, इंग्लिश गोरों की लेके उसकी ऐसी तैसी फेर दी। तुम्हारे पास है क्या? उधर से अफगानिस्तान से 2-4 लफ्ज़ उठा रखे तुम लोगों ने। अजीब बातें कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, ये ऑक्सफोर्ड वाला भी ऐसे ही है। ये इमरान खान जो है ना नशई, वो भी ऐसे ही बोलता है। उसकी भी इंग्लिश आप सुनोगे ना ध्यान से, इंग्लिश की माँ बहन एक कर देते हैं ये बोलने लगे, और बोलते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। और ज्ञान तो इनको इतना है ना कि आजकल तो आटा लीटर में बेचते हैं। ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, सब जाने के ऐसे ही हैं। तभी ये CEO या फिर तरक्की नहीं कर पाते। आप देखो, जिनको ये बहुत ज़्यादा टॉप क्लास बोलते हैं ना, पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले, उनकी हालत ये है। उनकी हालत ये है इंग्लिश बोलने की। सारे के सारे सेंटेंस, सारी के सारी वही होता है कि जैसे एक पंजाबी या हिंदी लिखी हो, उसको उन्होंने वर्ड टू वर्ड लिख लिया और उसको देख लिया कि ऐसे बोला जाता है। ऐसी इंग्लिश है इनकी। चलो खैर, वहाँ आगे भी ऐसे सुनने वाले बैठे हुए थे। वो चीना देखा था, चाइनीज़, वो भी ऐसा ही होगा, उसको भी ऐसी समझ आती है। चलो खैर, ये तो इनका पर्सनल मामला है, जो मर्जी धक्के खाएं। बात ये है
कि वो वहाँ जाके ऐसे फॉर्म पे जाके ये बोल रहा है कि वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। अबे मेरे को एक बात बताओ, बांग्लादेश ने तुम्हें हेल्प करने की कोशिश की है, चाहे थोड़ी हेल्प थी, 2 करोड़ 4 करोड़ जितने भी तुम्हारे करेंसी में पैसे बनते हैं, वो पैसे तो तुमने लिए नहीं। अच्छा, जो तुम्हें एड दे रहे हैं वो तुम बेच रहे हो, सारी दुनिया को पता है। कुत्तों की तरह रो रहे हो वहाँ पे बैठ के कि हम डूब गए, मर गए, लुट गए। अबे तुम लोगों ने 10% बांट रही है और 90% तुमने लोगों ने खाया नहीं है। ये तुम खुद मानते हो कि हम खाते हैं एड। अभी रिसेंटली वो तुम्हारा वो आया था, यूएन का प्रेसिडेंट आया था, उसकी बाजू पकड़ के बोल रहे थे भाई एड दे दो, हम एकदम सही तरीके से बांटेंगे। इसका मतलब तुम चोर हो, तभी उसको बोला कि सही तरीके से बांटेंगे, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वहां बैठ के भी ये भीख मांग रहे हैं और कर्जे माफ करवाने की बातें करते हैं। साले एक तरफ तो कर्जे लेते रहते हैं, इनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमारे कंट्री में कुछ आया है, कुछ तूफान आ गया है, कुछ जलजला आ गया है, कुछ ऐसा हमारे साथ क्राइसिस हो गया है, तो जाके भी हम दुनिया को बोलना शुरू कर देते हैं भाई कर्जा माफ कर दो। क्यों भाई? सालों दुनिया का बाकी जो कंट्री हैं या दूसरी कंट्री जो कर्जा देती है उनके पास फ्री के फंड के पैसे आते हैं, अपने वो टैक्स पेयर से पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जब तुम्हें देते हैं तो उसके सूद वापस करना होता है। माफी किस बात की? साला काम धंधा तुम लोगों ने करना नहीं, चवन्नी का काम नहीं करना, और साले पहले लेते रहो कर्जा, फिर माफ करवाने की बातें करते हो। लाड़ सब लगे हुए तुम साले दुनिया के पोरकियो। मैं तो चाहता हूं कि कोई बंदा इनको माफ ना करे कर्जा। साले इनके मुंह को खून लग चुका है कि एक तरफ कर्जा लो, दूसरी तरफ कर्जा माफ करवाओ। ये ड्रामा कर रहे हैं। साले गिर के आंसू रोता है, जाके वहां पे रो रहा है मेरे को हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। साले भिखारी तो थे ही हो, चोर भी हो साले तुम लोग, एक नंबर के चोर भिखारी दुनिया के। और तरक्की नहीं की हम लोगों ने, इंडिया ने तरक्की की। साला तुम लोग नंबर 1 हो टेररिस्ट में, जो ये तरक्की है। ये बोला करो कि उसमें सीईओ तुम्हारे कितने हैं। हासिफ सही है, तुम्हारा सीईओ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मौलाना मुलूना जितने तुम्हारे सीईओज नहीं है, सारे टेररिस्ट जो जितने भी तो तुम्हारे ग्रुप है टेररिस्ट खोले हुए हैं, सब सीईओ है तो हैं। और क्या चाहिए तुम लोगों को? पढ़ना लिखना सीखो, मदरसों में पढ़ने वालों को कौन सीईओ लगाता है? और तरक्की की बात करते हो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट नहीं आती। चलो श्रीलंका वाले कांड भूल गए हो? जो बंदा आता है तुम उसको मारने के, वाईफाई का कांड भूल गए हो जो तुम्हारे वहां पे हुआ था? धर्म के नाम पे तुम साले गले काटते हो लोगों के, फिर कहते हो इन्वेस्टमेंट आए हमारे यहाँ पे। मदरसों में पढ़ने वालों के पास तुम चाहते हो कि लोग इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। सी बैग तो तुमसे संभाला नहीं गया, कर लेते उसमें तरक्की। साले भिखारी हो, भिखारी ही रहोगे। मेरा तो ये जवाब है तुम लोगों को। तो भाई लोग, मेरे को तो यहाँ आपको वीडियो पसंद हुई होगी, आपको भी लगा होगा कि ये है भिखारी हैं, ठीक है। आपके जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। मेरे तो विचार इनके खिलाफ यही हैं, ठीक है। कोई इन पे दया दुआ मत करना, ना दया की दिखाने की जरूरत है। नो मर्सी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानीस भी, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं देखनी। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल के सोल्जर बन जाओ, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं और इन पोर्कियों को ऐसे ही मैं जवाब देता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन, एक सोल्जर बन जाओगे आप। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे साथ सोल्जर हैं, खड़े हैं, और हम इन पाकिस्तानी के साथ लड़ रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो जो भी ये नए हैं वो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके सोल्जर बने। और जो देखने वाले हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जाके जितने भी हैं उस पर मेरी वीडियोस, नेशन फर्स्ट की वीडियोस शेयर किया करो, ताकि हम और अपनी ताकत इकट्ठी कर सकें सोल्जर्स की, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इन पोर्कियों के खिलाफ लड़ सकें। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।